आयुध संशोधन बिल राज्यसभा से पारित। अब एक व्यक्ति नहीं रख सकते 2 से ज्यादा हथियार। गैर कानूनी तरीके से हथियार बनाने, बेचने और रखने के मामले में 14 साल से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान। लोकसभा से पहले ही मिल चुकी है बिल को मंजूरी। लोकसभा से 126वां संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा 10 वर्ष और बढ़ाने का प्रावधान। स्वस्थ, पारदर्शी लोकतंत्र और जवाबदेह संसद के लिए नागरिकों का जागरूक और सक्रिय होना जरूरी। लोकमत संसदीय पुरस्कार समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। संसद की वार्षिक बैठकों में बढ़ोतरी और संसदीय समितियों को संसद का पूरक बनने का किया आह्वान। मीडिया समूहों पर बढ़ते कॉरपोरेट प्रभावों को रोकने पर दिया जोर। झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार खत्म। 8 जिलों की 17 सीटों पर 12 दिसंबर को होगा मतदान। 32 महिलाओं सहित 309 उम्मीदवार मैदान में। झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और शिक्षा मंत्री नीरा यादव समेत कई प्रमुख उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। और इसरो कल लॉन्च करेगा रिसैट 2B-R1 इमेजिंग सैटेलाइट। PSLV C-48 QL रॉकेट के जरिए होगा अंतरिक्ष में लॉन्च। अमेरिका समेत 4 अन्य देशों के 9 उपग्रह भी होंगे लॉन्च। और आर्म्स एक्ट में संशोधन करने वाले विधेयक को आज राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया। चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सदस्यों को विरासत में मिले हथियार को रखने की इजाजत देने का सुझाव मान लिया, लेकिन उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा 2 से ज्यादा हथियारों को जमा कराने के लिए 1 साल का समय दिया गया है। संशोधन विधेयक में अवैध तरीके से प्रतिबंधित हथियार रखने और बनाने के लिए सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसमें प्रतिबंधित हथियार बनाने, बेचने, मरम्मत करने और रखने के मामले में 14 साल तक की कैद से लेकर पूरे जीवन तक उम्र कैद का प्रस्ताव है। विधेयक में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 आग्नेयास्त्र यानी कि फायर आर्म्स रख सकता है। फिलहाल 3 तक हथियार रखने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपनी राय रखी। आपका ये सुविधा दिया गया, देश भर के जो जितने भी राजा महाराजा है, जो दादा परदादा से आए, उनके लिए ये घोषणा कर रहा हूं। आप लोग ये गन रख सकते हैं, मगर जो फायरिंग करने वाला गन है वो गन 2 ही रख सकते। बड़ा रखो, छोटा रखो। 1 साल के अंदर, 1 साल का समय दिया है। 1 साल के अंदर आप उसमें सरेंडर करना, नहीं तो कोई लाइसेंस होल्डर का आर्म्स डीलर के पास रख सकते हैं। आर्म्स डीलर सरकार से लेंगे। कौन खरीदा है, कौन लाइसेंस होल्डर खरीदा है, कौन से शॉप से खरीदा है, कौन सा फैक्ट्री में तैयार हुआ है, वो भी रिकॉर्ड आने वाले दिन में सरकार लाना चाहते हैं। जो बुलेट्स के ऊपर भी रिकॉर्ड आने वाले दिन में होगा। मेरा खाली इतना विरोध है कि आप जो लाइसेंस के बारे में 2-3 के बजाय 2-1 करने का सोच रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। दूसरा, एक तो आप उसमें यह किया है कि लाइसेंस 3 साल के बाद फिर रिवाइव करने के बजाय 5 साल की है, वो अच्छी बात है। To prevent the misuse of licensed arms, at least psychological bent of the person, especially if there are criminal tendencies or not, or there are suicidal tendencies or not, this should be of prime importance. राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई मुद्दे उठाए। तृणमूल कांग्रेस की दोला सेन ने हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड में कर्मचारियों को पिछले काफी समय से वेतन न मिलने का मुद्दा उठाया। AIADMK की विजिला सत्यानंत ने तमिलनाडु में यूरिया की कमी का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर
रामगोपाल यादव ने यूपी के अध्यापकों के पेंशन के पैसे को लेकर स्थिति साफ करने का मुद्दा उठाया। Fate of workmen is that they are not getting salaries for last 35 months, which leads to many deaths, almost 100 due to lack of funds for treatment, some suicides, almost 10 also, and moreover many withdrawals of their children from higher studies. I urge upon the central government and concerned ministry to take up the matter to appropriate level and do the needful. Nirmala ji, please take note of it. Inquire into that is the position. Especially the Ministry of Chemicals and Fertilizers to supply the balance of 41,000 metric ton for November, and also the backlog of 66,000 metric ton in October. And another point I wanted to mainly emphasize is the urea which comes to Tamil Nadu is diverted to Karaikal port, which has a very less unloading capacity. अध्यापक खास तौर से उत्तर प्रदेश में आंदोलित रहा बहुत दिनों तक कि ये पैसा उसका पता ही नहीं चल रहा। ये आशंका लोगों के मन में है कि कितना पैसा है, कहाँ जा रहा है। उनकी सिस्टम को तो ठीक कीजिए, उनको रसीद दीजिए, उनकी पासबुक बनवाइए जैसे प्रोविडेंट फंड की होती है, और जिससे उनको रहे कि हमें ये मेरा पैसा इतना है और हमें मिलेगा। राज्यसभा में आज देश में जल संकट से उभरती समस्या से निपटने और जल को समवर्ती सूची में शामिल करने के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसका जवाब जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाओं के पूरा करने के लिए अपनी ओर से पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि पानी राज्य सूची का विषय है और केंद्र को विवाद की स्थिति में दखल का अधिकार है। सरकार ने सदस्यों की ओर से राज्यों के बीच नदी जल विवाद, लंबित परियोजनाओं के बारे में सवालों का जवाब दिया। हमारी आवश्यकता आज भी 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास अधिकतम है, लेकिन जितना पानी हमको मिलता है, प्रकृति ने जितना पानी दिया है, यदि हम ठीक से प्रबंधन करें तो निश्चित ही अनेक वर्षों तक, आने वाले अनेक वर्षों तक इस समस्या का स्थायी रूप से समाधान किया जा सकता है। ड्यूअल सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंसी नहीं है। मैं मानता हूं कि ग्राउंड वाटर हम सब के लिए चुनौती का विषय है, 65% हमारी निर्भरता ग्राउंड वाटर पर है, लेकिन मैं साथ ही ये भी मानता हूं कि इस जो हमारी जो थाती है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, इस पर अगर हम ठीक से वाटर होल्डिंग पर काम करें, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रोकने की जिस परंपरा की शुरुआत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है, जिसका आह्वान ग्राम पंचायतों के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, निश्चित ही उसका यदि उस पर ठीक से हम सब लोग राज्य और स्थानीय स्तर पर काम कर पाएंगे तो निश्चित ही उसका परिणाम होगा। जैसा अभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है कि पानी को कंकरेंट लिस्ट में लाया जाए, कुछ सदस्यों ने उसके पक्ष में, कुछ ने विपक्ष में अपने विचार रखे। सरकारिया कमीशन का उल्लेख किया, पुंछी कमीशन का उल्लेख किया, और सभी जितनी भी बार इस विषय में डिबेट हुआ है उतनी बार हमेशा इस बात के लिए कहा गया कि पानी जो है स्टेट सब्जेक्ट रहे, और इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स जहाँ हैं वहाँ भारत सरकार और भारत की संसद को एंट्री 56 में पहले से जो है सेंटर को इस बात की पावर है कि वो एक्सपीडियंट इन नेचर अगर है तो उसमें, और इंटर स्टेट्स का अगर डिस्प्यूट है तो उसमें वो इंटरवीन कर सकता है। Once the project gets declared as national project, the central government shall take entire responsibility of the project. Also, there is a necessity to bring water in concurrent list, so that both union and state can work together to avoid water crisis. Odisha territory will be affected due to construction of proactive embankment of Polavaram project. If yes, how the final forest clearance has been given to the project? लोकसभा से 126वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा 10 वर्ष और बढ़ाने का प्रावधान है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में इन श्रेणियों के लिए आरक्षण 25 जनवरी 2020 को समाप्त होने वाला है, जिसे 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान बनाने वालों ने सर पॉलिटिकल रिजर्वेशन सिर्फ एसटी और एससी को दिया था सर। इस बात को समझना बहुत जरूरी है सर। उन्होंने बाकी को शैक्षणिक रिजर्वेशन दिया, आर्टिकल 16 में दिया, आर्टिकल 15 में दिया, लेकिन 330, 331, 332, 333 में
जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन लोकसभा में और विधानसभा में, ये सिर्फ एससी और एसटी को दिया गया और ये उस राज्य में जितना उनका पॉपुलेशन है उसके अनुसार दिया गया। तो मैंने बताया सर कि लोकसभा में 84 एससी के हमारे रिजर्व सीट्स हैं और 47 एसटी की रिजर्व सीट्स हैं और यहां से किस तरह की लीडरशिप आ रही है मैंने जान के नाम लिया। अच्छा बोल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और इस रिजर्वेशन का लक्ष्य ये था कि रिजर्व कैटेगरी को सदन में, विधानसभा में, लोकसभा में आरक्षण देकर हम इस वंचित समाज में जो वर्षों से डिप्राइव्ड रहा है एक नई पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा करें। और सर ये बहुत खुशी का एक अनुभव है कि 70 साल के बाद एक नई लीडरशिप आई है सर। मैं देखता हूं उनमें संघर्ष भी है, उनमें कमिटमेंट भी है, वो देश के बदलाव का काम भी करते हैं तो देश का अच्छा लगता है। तो इसलिए ये बड़ी सामाजिक बदलाव की सोच के कारण हमें इस आरक्षण को 10 साल के लिए और आगे बढ़ाना है और मुझे बहुत खुशी है कि सारे सदन ने उसका समर्थन किया है, इसलिए हम उन सबों का अभिनंदन करते हैं सर। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में हालात सामान्य हैं। अनुच्छेद 370 लागू होने के बाद एक भी गोली नहीं चली। गृह मंत्री ने कहा कि 99.5% छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। 7 लाख मरीजों का इलाज किया गया। सभी थाने सही से काम कर रहे हैं। धारा 144 हटा ली गई है। अमित शाह ने कहा कि पंचायत चुनाव और ब्लॉक के चुनाव भी शांतिपूर्वक संपन्न हुए। उन्होंने कहा कि हम नेताओं को ज्यादा दिन जेल में नहीं रखना चाहते। प्रशासन को जब उचित लगेगा उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। गृह मंत्री लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के सवालों का जवाब दे रहे थे। जहां तक जम्मू कश्मीर की जनता और विशेषकर घाटी की जनता है, पूरी तरह से स्थिति नॉर्मल है। कांग्रेस की स्थिति में नॉर्मल नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने यहां भाषण किए थे कि 370 हटने के बाद रक्तपात हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी, सालों सालों तक कर्फ्यू नहीं उठा पाएंगे। कुछ नहीं हुआ मान्यवर, एक भी गोली नहीं चली, एक भी जगह पे गोली से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। मैं बताता हूं, किशन जी ने इतनी सारी चीजें बताई। परीक्षा के अंदर 99.5% उपस्थिति थी। आप बैठिए, सुनिए आप। इसके बाद में ब्लॉक के चुनाव हुए, सारे के सारे तहसील पंचायत ब्लॉक के चुनाव शांति से हुए। लगभग 95% से ज्यादा वोटिंग हुई है, कहीं पर भी हिंसा नहीं। ये पॉलिटिकल नहीं है क्या? ये भी पॉलिटिकल है। और जहां तक राजनीतिक नेताओं का जेल में रहने का सवाल है प्रतिबंधित आदेशों के तहत, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें किसी को भी एक दिन ज्यादा जेल में रखने की जरूरत नहीं है, ना इच्छा भी। जब वहां का प्रशासन निर्णय करेगा तब उनकी रिहाई हो जाएगी। लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद अमेरिका के एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF के बयान को विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक बयान जारी करके कहा है कि अमेरिका की उक्त संस्था को विषय की पूरी जानकारी नहीं है और उनका बयान पूर्वाग्रह पर आधारित है और उन्हें इस मसले पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक से भारत में नागरिकता प्राप्त करने के पुराने अन्य किसी कानून को खत्म करने का प्रावधान नहीं है। भारत ने उन कानूनों के मुताबिक कई लोगों को नागरिकता प्रदान भी की है। इसमें महज एक प्रावधान जोड़ा गया है, जो लोग कुछ पड़ोसी देशों में धार्मिक प्रताड़ना से ग्रस्त हैं, उन्हें भारत में नागरिकता दी जाएगी। भारत ने यह फैसला उनके मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लिया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया। अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तीसरे चरण में 12 दिसंबर को 8 जिलों की 17 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें रांची की 5, हजारीबाग की 4, बोकारो और रामगढ़ की 2-2 और कोडरमा, चतरा, गिरिडीह और सरायकेला खरसावां की 1-1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे।
इस चरण में करीब 56 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं चुनाव के लिए कुल 7,016 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तीसरे चरण में 309 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस बार 277 पुरुष और 32 महिलाएं चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही हैं। इस चरण में बीजेपी ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं बीजेपी की सहयोगी रही आजसू 17 में से 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तीसरा चरण आजसू के साथ ही पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो के लिए महत्वपूर्ण है। इस चरण में उनके सियासी भविष्य का फैसला होगा। वो खुद सिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सुदेश महतो के खिलाफ जेएमएम से सीमा महतो को मैदान में उतारा गया है। हालांकि बीजेपी ने उन्हें वॉकओवर दिया है। वहीं झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और शिक्षा मंत्री नीरा यादव समेत कई प्रमुख उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों और जनप्रतिनिधियों से देश और समाज के हित में मुद्दे उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र चुने हुए प्रतिनिधियों का काम जन भावनाओं को स्वर देने के साथ ही जनता और सरकार का मार्गदर्शन करना भी है। आज दिल्ली में लोकमत संसदीय सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने मतदाताओं से जाति, धर्म, धनबल की बजाय चरित्र, क्षमता, आचरण और कर्तव्य निष्ठा के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चयन करने की अपील की। Parliament debates provide an insight into complex national issues and project multiple perspectives on each of them. It is an institution of public information and education. We are the largest parliamentary democracy in the world, and we should feel proud of it by performing in an objective and constructive manner, leaving obstructive and destructive attitudes. उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में मत भिन्नता शक्ति और क्षमता का स्रोत होती है, न कि कमजोरी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विचार विमर्श से निर्णय प्रक्रिया और अधिक समृद्ध और समावेशी बनती है, जिसमें विचारों की विविधता समाहित रहती है, जो हमारे जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने विमर्श में वैचारिक सहिष्णुता, परस्पर सौहार्द और एक दूसरे के दृष्टिकोण के प्रति सम्मान रखने का आग्रह किया। The parliamentarians debate, discuss and decide on the issues of public interest without malice and rudeness. If the executive wing implements policies and programs in a time-bound, cost-effective, result-oriented manner with the sole objective of promoting public good and national development, if the judiciary adjudicates dispassionately on crucial issues of law and justice with the constitutional ideas in view, only then can we make significant qualitative progress in our democratic journey. संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया सांसदों और जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। एक स्वस्थ और पारदर्शी लोकतंत्र और उत्तरदायी संसद के लिए नागरिकों का जागरूक और सक्रिय होना आवश्यक शर्त है। मीडिया में व्याप्त पेड न्यूज, फेक न्यूज जैसी प्रवृत्तियों पर चिंता उन्होंने जताई है और मीडिया समूहों पर बढ़ते कॉरपोरेट प्रभावों को रोकने का आग्रह किया। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, प्रोफेसर सौगत राय को बेस्ट पार्लियामेंट्री ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले को बेस्ट विमेन पार्लियामेंट्री ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा बेस्ट डेब्यू विमेन पार्लियामेंट्री ऑफ द ईयर अवार्ड डॉक्टर भारती प्रवीण प्रवार को दिया गया। राज्यसभा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बेस्ट पार्लियामेंट्री ऑफ ईयर अवार्ड डीएमके सांसद तिरुचि शिवा और बेस्ट विमेन पार्लियामेंट्री ऑफ द ईयर अवार्ड विप्लव ठाकुर को दिया गया। बेस्ट डेब्यू विमेन पार्लियामेंट्री ऑफ द ईयर अवार्ड कहकशा परवीन को दिया गया। Graduation was a 3-time MLA and a Minister of State also. Best Women Parliamentarian of the Year, Rajya Sabha. She is a politician from Janata Dal United Party. Kehkashan Parveen has created history
when Rajya Sabha chairman himself, who is present here. और 13वें साउथ एशियन गेम्स में भारत ने एक बार फिर से अपनी बादशाहत कायम रखी है। साथ ही भारत ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 10 दिनों तक चलने वाले खेल में भारत ने 312 मेडल जीतकर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2016 में गुवाहाटी और शिलोंग में भारत ने 308 मेडल जीते थे। अंतिम दिन 10 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर भारत ने कुल 174 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। साथ ही 93 रजत और 45 कांस्य पदक जीतकर भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। अंतिम दिन भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदकों पर कब्जा जमाया। इससे पहले भारत ने हर खेल में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार पदक अपने नाम किए। मेजबान नेपाल पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। काठमांडू की दशरथ रंगशाला में शानदार समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नेपाल के उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरियाल भी मौजूद थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।